अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और इस हँसती खेलती सुबह के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं मुकम्मल घर में अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी। और हमारा सेगमेंट है आज का सेहत हज़ार नेमत। और हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं वो डेंगू फ़ीवर के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से प्रोफ़ेसर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटर्न मेडिसिन से मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उवैस ख़ान। और आज बिल्कुल ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेंगू के बारे में जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालेकुम आपके? सलाम फ़ायदा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये चाहेंगे सबसे पहले कि डेंगू के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें आप बता दीजिए कि लोगों को सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि फीमेल मॉस्किटो है और उसके काटने से जो है वो डेंगू फैल जाता है। अच्छा, बेसिकली डेंगू जो है ये एक वायरस का इन्फेक्शन है और ये हुँ, वायरस जो है पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर, पौधों में और इस तरह की जगहों पे ये होता है और हुँ, ये मच्छर के काटने से फैलता है। बिल्कुल फीमेल मॉस्किटो की बाइट से ये फैलता है। जी। बेसिकली इसकी 4 मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। हुँ, हुँ। डेंगू इन्फेक्शन मच्छर के काटने के बाद ही जो है वो अपने सिम्पटम्स प्रेज़ेंट करता है और हर 4 में से 1 फ़र्द जो इस मच्छर से काटता है, उसके अंदर इस बीमारी की अलामतें अपीयर होती हैं, वाज़ेह होती हैं। सही। और 20 में से 1 फ़र्द हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है कि जिसके अंदर जो ये बीमारी शिद्दत और यानी खतरनाक तरीके से प्रेज़ेंट हुँ, करता है। हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने अभी बोला कि गंदे पानी में, जी। तो हमारे यहाँ शुरू में कॉन्सेप्ट ये था डेंगू के मच्छर का कि ये साफ़ पानी जो कि हम स्टोर करते हैं, बहुत सारे घरों में पानी स्टोर किया जाता है, पानी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो ये साफ़ पानी में पैदा होता है। अच्छा देखिए, पानी जो हम स्टोर करते हैं, वो एक जी। वक़्त के बाद ग्रोथ का रीज़न बन सकता है मच्छरों के लिए। हुँ, अब वो गंदा पानी हो या साफ़ पानी हो, दोनों जगहों पे हो सकता है। बिलख़ुसूस अगर वो पानी किसी अंधेरी वाली जगह पर हो, किसी ठंडी जगह पर हो हुँ। या ऐसी जगहों पे जैसे पानी खड़ा हो जाए जब हम पार्क्स के अंदर जी, या जहाँ बहुत ज़्यादा पौधे हों, वहाँ पे पानी खड़ा होता है, तो ऐसी जगहों पे ही मच्छरों को नशोनुमा की जगह मिलती है, वहाँ वो ग्रो करते हैं और सही। फिर वहीं से ही ये वायरस को एक्वायर करके जब किसी इंसान को बाइट हुँ। करते हैं, तो ये इस तरह से ये प्रोपेगेट करता है वायरस, इस तरह से ये फैलता है। ओके। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है डेंगू के हवाले से कि जी ये 11 से 12 बजे के दरमियान काटता है, या फिर जो है वो ये असर और मगरिब से पहले के दरमियान काटता है। तो हम कुछ चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप क्लियर कर दें। अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ, मच्छर जो है वो कुछ ख़ास टाइम पे ऐसे होते हैं जिसमें वो प्रेफ़रेबली जी, बाहर निकलते हैं। जी। जैसे कि आपने खुद कहा, ये ऐसे टाइम के ऊपर जिसके अंदर जो हुँ, है वो आप ये समझ लीजिए कि जब रोशनी कम हो रही जी। होती है और मिक्स टाइप की जो है वो रोशनी का एक एलिमेंट होता है, तो मग़रिब का टाइम हो गया, दिन का हुँ, टाइम हो गया, इस टाइम पे ये ज़रूर डेफ़िनेटली ज़्यादा होते हैं, मगर ऐसा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये किसी चीज़ के पाबंद नहीं हैं जी। और ये कभी भी काट सकते हैं। और बिलख़ुसूस उस ख़ास सीज़न जैसे कि आजकल का सीज़न हमारा चल रहा है, इन हुँ, सीज़न्स के अंदर या बारिशों का सीज़न, इन सीज़न्स के अंदर मच्छर ज़्यादा आते हैं, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। सही। वही मैं डॉक्टर साहब सोच रही थी कि मच्छर को टाइम कैसे पता चल रहा है? इतनी टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव हो गई है। अच्छा, डॉक्टर साहब एक एक टाइम अभी आया था, अभी तो हमने बहुत हद तक डेंगू पे जो है वो कंट्रोल हो गया है और कर लिया है कंट्रोल, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया था कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो गया था डेंगू के जो पेशेंट्स होते थे। डेंगू की बेसिकली जो अलामतें होती हैं, अक्सर लोग उसको मिस कर देते हैं और एक बात मैं ज़रूर अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि डेंगू बिलख़ुसूस अगर दूसरी मर्तबा हो रहा है, किसी को डॉक्यूमेंटेड पहले हो चुका है, जी। अगर ये दूसरी मर्तबा हो रहा है, तो ये ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे आता है। तो अच्छा। अब लोग ज़्यादा अवेयर हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन है, लोग अपने टेस्ट करा लेते हैं, स्क्रीनिंग हो रही होती है, तो किसी न किसी तरह ये पकड़ में आ जाती है और हम हुँ। किसी वक़्त इसको देख सकते हैं। मगर इसमें हमें एहतियात की मुस्तकिल ज़रूरत रहती है। यूजुअली दीगर वायरल इन्फेक्शंस के अंदर ऐसे शायद ना हो, मगर डेंगू के अंदर हर अगला अटैक डेंगू का पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और शायद जानलेवा भी हो सकता है। सही। अच्छा, तो क्या रीज़न होता है? हमारा जैसे कोविड में हम कहते थे कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो गया है, तो इस वज़ह से जो है वो, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी हुआ कि कोविड के बाद जिन लोगों को सिवियर कोविड हुआ है, वो आज तक उस तरह से दोबारा अपनी सेहत को नहीं पा सके हैं, रिकवर नहीं कर सके हैं, क्योंकि उनका शायद इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। तो क्या ये रीज़न होता है कि दोबारा से अगर डेंगू हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी चांसेस होते हैं? अच्छा एग्ज़ैक्टली इसका रीज़न मैं आपको नहीं दूँगा हुँ, बेसिकली इसकी 4 टाइप्स होती हैं डेंगू जी। के वायरस की। तो जो अगर एक डेंगू के वायरस से इन्फेक्ट हो गया है कोई, तो उससे नेक्स्ट टाइम उससे उसकी जो है वो इन्फेक्शन नहीं होगा, उस पर्टिकुलर वायरस से। मगर 4 डिफरेंट टाइप्स से मैंने आपसे कहा, तो उसकी जो जी। नेक्स्ट टाइप से उसका इन्फेक्शन होगा,
उसमें चांसेस ओके। हैं कि उसके अंदर जो सिम्पटम्स आएँगे, वो पहले से ज़्यादा शिद्दत के आएँगे, ज़्यादा खतरनाक आएँगे और हुँ। उसके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि आउटकम कुछ भी हो सकता है। हुँ, किसी हुँ। भी वायरल इन्फेक्शन की तरह जब एक दफ़ा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। हुँ। कोविड एक डिफरेंट फेज़ था, वो बिल्कुल एक नया टाइप का वायरस था, हम पहली बार उससे फेस कर रहे थे। तो हुँ, इसके हुँ। डिफरेंट आउटकम्स हमने पिछले दिनों में फेस किए। कुछ लोगों के अंदर जैसे आपने कहा फ़ायज़ा कि हुँ। कुछ के अंदर बहुत खतरनाक इसके आउटकम हम लोगों ने जी, देखे। जी। अब जहाँ तक इसका डेंगू का ताल्लुक है, हुँ। हमारे पास चीज़ें जो हैं वो यही वाली जैसे मैंने आप पहले भी रिपीट किया कि जी, हर अगले वायरस से डिफरेंट तरह का इस पे रिस्पॉन्स आता है और हर अगला अटैक पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सही। ठीक है जी। और हम डेंगी फ़ीवर के ऊपर बात कर रहे हैं और आज जहाँ हम अवेयर होंगे इसके हवाले से, हम जितने मिसकंसेप्शंस हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और डॉक्टर साहब आपसे मैं ये चाहूँगी कि आप नेक्स्ट सेगमेंट में आप पपीते के पत्तों के बारे में भी बताइएगा और जी, इसके बारे में भी ज़िक्र कीजिएगा ये कितने इफ़ेक्टिव हैं। जी। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उवैस खान लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से मौजूद हैं, इंटरनल मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं। सेगमेंट है हमारा सेहत हज़ार नेमत। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा सेहत हज़ार नेमत और सेहत हज़ार नेमत में आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डेंगू फीवर के हवाले से। और डेंगू के बारे में जो है वो ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि हर साल जो है वो तकरीबन 400 मिलियन लोग जो हैं पूरी दुनिया में इसका शिकार होते हैं। 100 मिलियन जो है वो इसके इन्फेक्शन से जो है वो बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है और डिफरेंट तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। और 40,000 अफराद हर साल जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो जी ये इतना मोहलिक तरीन एक वायरस है और इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमने इनवाइट किया है आज हमारे एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद उवैस खान साहब को, जो कि प्रोफेसर और कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और बात हो रही थी कि डेंगू के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं? किस तरीके से पता चलेगा कि भई अब तो डेंगू हो गया है? अच्छा देखिए इसकी अलामत किसी भी इन्फेक्शन की तरह बुखार की हो सकती हैं। हुँ, हुँ। उसकी तशख़ीस करके हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि ये बुखार है किस वजह से क्योंकि सही। मलेरिया, डेंगू, कोविड ये सब एक तरह से प्रेज़ेंट कर सकता है। मगर अगर इसकी अलामतों पे हम बेसिकली बात करें डेंगू के हवाले से, हुँ, तो हुँ। हम जिस्म में शदीद दर्द हो सकता है, हुँ, हुँ। बुखार आ सकता है, हुँ। आँखों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द महसूस कर सकता है बंदा। सही। उसके अलावा शदीद उल्टी, मतली वग़ैरह हो सकती है। हुँ, हुँ। ये सारी अलामतें हम कहते हैं ये माइल्ड जो है वो इन्फेक्शन की अलामतें हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद हमारे पास सीवियर अलामतें आ सकती हैं। सीवियर अच्छा। अलामतों के अंदर ये यूजुअली जब आपका फीवर वाला फ़ेज़ ख़त्म हो जाता है, उससे 24 से 48 घंटे के बाद अपीयर होती हैं। अच्छा। इसके अंदर पेट में शदीद दर्द हो सकता है। हुँ, हुँ। उसके अलावा मतली, उल्टी और मोशन की वज़ह से जिस्म में पानी की कमी होने की वज़ह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। सही। जिस्म पर धब्बे नमूदार हो सकते हैं। धब्बे भी। बिल्कुल और उसके अलावा और शदीद अलामतों के अंदर जिस्म से किसी भी जगह से खून आ सकता है, जैसे नाक से, मुँह से हुँ, या हुँ। पेशाब पैखाने वाली जगह से। हुँ, हुँ। और उसके अलावा मरीज़ पे बेहोशी का तारी होना, सीने में किसी जगह पर दर्द होना हुँ। इसकी अलामतों में शामिल है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने धब्बों का ज़िक्र किया, तो ये किस किस्म के, मतलब ये रेड पैचेज़ होते हैं या जी, काले जी। फलेसिया धब्बे हो बेसिकली जाते हैं? ये जो धब्बे होते हैं, खून की कमी की वजह से होते हैं। जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जिस्म के अंदर, अच्छा, सही, वो सही। बेसिकली प्लेटलेट जो है वो लीक करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास डेंगू के अंदर होता ये है हुँ, कि हुँ। प्लाज़्मा लीकेज एक फ़ेज़ होता है इसका जिसके अंदर सही। प्लाज़्मा लीक होना शुरू हो जाता है। जब वो प्लाज़्मा लीक होता है तो प्लेटलेट कम दिखने लगते हैं हमें। हुँ, जब वो हुँ। प्लेटलेट्स हमें कम दिखते हैं तो उसकी वजह से ये खून स्किन के ज़रिए झलकने लग जाता है जिसकी वजह से हमें रेड धब्बों की सूरत में हमें दिखते हैं। हुँ, हुँ। किसी भी पेशेंट जो अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो हमें यही बताते हैं कि हमारे जिस्म पे धब्बे पड़ रहे हैं या जब हम उनका मुआयना करते हैं तो हमें डिफरेंट जगहों पे धब्बे नज़र आते हैं। तो सही। बेसिकली प्लेटलेट कम होने की वजह से हो रहा होता है। सही। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि अगर जो है वो इस किस्म की अलामात किसी भी पेशेंट को नज़र आ रही हों अपने फ़ीवर के साथ-साथ, नॉर्मल जो एक बुखार होता है, तो उसको फ़ौरी तौर से जो है वो डेंगू टेस्ट करवा लेना चाहिए? डेफ़िनेटली उनके टेस्ट होने चाहिए, ना सिर्फ़ डेंगू बल्कि मलेरिया का भी टेस्ट होना चाहिए क्योंकि अक्सर मरीज़ों में डेंगू के साथ-साथ मलेरिया की भी तशख़ीस आती है आगे। अच्छा। फिर कुछ और वजूहात भी हैं जिसके अंदर ये सेम प्रेज़ेंटेशन हो सकती है। हुँ, हुँ। जैसे कोंगो वायरस का इन्फेक्शन है और कोंगो वायरस बिलख़ुसूस जिन दिनों में कुर्बानी वग़ैरह के अमल हो रहे हुँ, होते हैं, उसमें हुँ। काफ़ी एकदम से इसका सर्ज आता है। सही। तो टेस्ट होने चाहिए डेफ़िनेटली उनके। बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजूहात क्या हैं डॉक्टर साहब? एक तो ये हो गया कि भई मच्छर है और वो एक फ़ीमेल मच्छर है जो आके आपको जो है वो पानी, खड़े हुए पानी पे होता है और आके आपको काट लेता है। उसके अलावा कोई ख़ास वजूहात हैं जिसकी वज़ह से कुछ सर्टेन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है, ये फैलता है? अब देखें
पूरी दुनिया में कुछ जगह ऐसी तो हैं जो एंडेमिक हैं, जहाँ पर ये बीमारी वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट पाई जाती है, जैसे कि पाकिस्तान अच्छा। हमारे पास है। हम्म। फिर जब डिफ़ॉरेस्टेशन होती है, अब आपको ये वाली बात पता है कि कई जगहों पे जंगलात की कटाई का अमल जारी है। बिल्कुल। इवन हम लोग जब यहाँ पर हमारे सिटी के अंदर डिफरेंट जगहों पे पौधे वगैरह कटते हैं, मच्छर यूजुअली इन एरियाज़ के अंदर होते हैं जहाँ पे ग्रीनरी होती है, जहाँ से मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ कूल हो एनवायरनमेंट, वहाँ पे प्रेफ़र करते हैं। जब ये चीज़ें कट जाती हैं, दरख्त कट जाते हैं, पौधे कम होते हैं, तो ये मूव करते हैं आबादी की तरफ, ऐसे एरिया अच्छा। की तरफ जहाँ पर लोग रह रहे हों, और फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर वो वहाँ पर अपना घर ढूँढते हैं, वहाँ पे अपनी प्रेफ़रेबल एनवायरनमेंट ढूँढ के वहाँ पर ग्रो करते हैं, और फिर उस तरह से बीमारी फैलती है। सही। तो अगर आपने कहा कि हरियाली वाली जो जगह होती हैं या जहाँ पे जो है वो प्लांटेशन ज़्यादा हुई हुई है, तो इसी तरीके से जिन घरों में जो है वो पेड़-पौधे वगैरह ज़्यादा लगे हुए हों डेफ़िनेटली। या गार्डन्स बने हुए होते हैं, तो फिर वहाँ पे खतरा वहाँ ज़्यादा है? ज़्यादा होता है, बिल्कुल, इसीलिए अंधेरे वाले टाइम के ऊपर या ऐसे टाइम के ऊपर जिस टाइम पे ठंडक है और टेम्परेचर ऐसा है, ठंड की तरफ तासुर है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, एक तो ऐसी जगहों पे जाने के लिए, और अगर जा भी रहे हैं तो फुल स्लीव्स के अपने कपड़े पहन कर जाएँ, या मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह अप्लाई करें, ये सही। सब ज़रूरी है इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, मॉस्किटो रिपेलेंट की बात आ जाती है तो होता ये है कि अब तो बहुत ही डिफरेंट तरह के है ना, मतलब हुँ। लिक्विड भी हैं, स्प्रेज भी हैं और पता नहीं क्या-क्या आ गए। तो ये कितने ड्यूरेशन के बाद दोबारा से इसको रीअप्लाई कर लेना चाहिए? स्पेशली क्योंकि बच्चे जैसे बाहर जाके खेल रहे हैं, ग्रास है, गार्डन है और वहाँ पे जी। इस चीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा है। अच्छा देखिए, मॉस्किटो रिपेलेंट जो होता है वो तो आप दिन में डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे जो है वो आपका, यानी अगर हमने वॉश कर लिया तो ऑब्वियसली उसके बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, वरना दिन में 1 से 2 बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो सही। इसमें इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है वो ये है, स्प्रेज जो होते हैं वो हम बेसिकली मॉस्किटो किलिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो अलग चीज़ है। रिपेलेंट जो आते हैं वो अलग चीज़ है, वो स्किन फ्रेंडली होते हैं। जी। मगर इसमें भी मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ की तरफ गाइड करना चाहूँगा कि स्पेशली अगर किसी जगह पर कट हो, या बच्चों के अंदर बिलखुसूस हाथों पर आप ये लगाएँगे नहीं, क्योंकि ये बेसिकली एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है। अच्छा। बच्चे मुँह में हाथ लेकर जाते हैं, उनके बिल्कुल। ज़रिए ये मुँह में इनके जा सकता है, तो ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरह से अगर किसी जगह पे कट लगा हुआ है, वहाँ से ये डायरेक्ट खून में एंटर हो सकता है, बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे लगाने से गुरेज़ करें। माएँ अगर बच्चों को ये अप्लाई कर रही हैं, तो प्रेफरेबली वो पहले अपने हाथों पर अच्छे से मल कर, उसके बाद वो हाथ बच्चे के जिस्म पर अच्छे से मल दें, उनके चेहरे पे मल दें, ताकि उनका डायरेक्ट इससे एक्सपोज़र ना हो। सही। और बच्चों के, जैसे मैं रिपीट करूँगा, उनके हाथों पे ना लगाएँ बच्चों के। ठीक है, मतलब हथेलियों वाले हथेली पोर्शन को वाली जो है पोर्शन वो पे ना लगाएँ। अवॉइड जी, करें बिल्कुल, ताकि वो बिल्कुल। मुँह में ना ले जाएँ। बिल्कुल। बल्कि अपने भी मेरा ख्याल है हथेलियों वाले पोर्शन को डेफ़िनेटली अवॉइड करना चाहिए। एडल्ट तो फिर भी ख़्याल रख सकते हैं, मगर हाँ, डेफ़िनेटली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके क्या ऐसे वार्निंग साइन्स हैं जो ज़रा ज़्यादा अलार्मिंग है और हमें सोचना चाहिए कि अब बात जो है वो मतलब उससे बाहर जा रही है, कंट्रोल से बाहर जा रही है, खतरनाक हो रही है? अच्छा, मैं इसके अंदर एक दफ़ा रिपीट करूँगा, मैंने अभी भी बताया था, हम लोग जब बेसिकली जो फेब्राइल फ़ेज़ होता है, यानी कि जिसमें फ़ीवर आ रहा होता है, उसमें हम लोग कंसर्न ज़्यादा होते हैं। मगर डेंगू की जो प्रॉब्लमैटिक फ़ेज़ होता है, वो उसका सेकंड फ़ेज़ होता है, सही। जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो फ़ीवर जाने के 24 से 48 घंटे के बाद अगर पेट में दर्द आ जाए, शदीद उल्टी मोशन हो जाए और डिहाइड्रेशन वाले साइन्स अपीयर होना शुरू हो जाएँ, अगर जो है वो सीने में कहीं दर्द उठ रहा हो, या अल्लाह ना करे कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या मरीज़ जो है वो गुनूदी के आलम में दिख रहा हो या बेहोश हो जाए, तो ऐसे ये हमारे लिए डेंजर साइंस के अंदर आते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें फौरी तौर पर जो है वो इमरजेंसी में अप्रोच करना चाहिए, और अगर नीड होगी तो डेफ़िनेटली एडमिट भी होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, नीड आपने कहा नीड होगी तो एडमिट भी किया जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो एडमिट होते ही नहीं हैं, बल्कि जो है वो यही कहते हैं कि हम घर में जो है वो खुद ही इसका तो ट्रीटमेंट क्या है, बस वो पपीते के पत्ते जो है वो उसका लेके वो पी लेंगे, जूस ले लेंगे, बल्कि वो तो बाकायदा सिरप्स की फॉर्म में जो है वो बॉटल्स में मिल रहा है डिफरेंट नेम्स के साथ। या एप्पल जूस को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल जूस पिलाएं तो प्लेटलेट्स तो खुद ही बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है? तो क्या ऐसा वाकई में कुछ है या ये मिथ ही है? अच्छा देखें, हम लोग भी एज़ अ फ़िज़िशियन यही बताते हैं मरीज़ को कि हर कंडीशन के अंदर, डेंगू के अंदर एडमिशन की नीड नहीं है, अनलेस कोई प्रॉपर इंडिकेशन हो। अगर मरीज़ टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा, उसको वॉमिटिंग्स लगी हुई हैं, मोशंस लगे हुए हैं, तो वो तो डिहाइड्रेशन में जाएगा। बिल्कुल। और डिहाइड्रेशन डेंगू के अंदर बहुत लीदर होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्लाज़्मा लीकेज भी हो रहा होता है, तो उसकी वजह से वैसे ही ब्लड कंसंट्रेटेड हो रहा होता है, गाढ़ा हो रहा होता है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर डॉक्टर को डिसाइड करना होगा कि वो कब इसको एडमिट करना चाहेगा। कुछ हम लोग प्लेटलेट्स पे नज़र रख रहे होते हैं। अगर हमारे प्लेटलेट 50 से कम आ जाते हैं, तो हम मरीज़ को स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं कि जी आप दाँत ब्रश करना छोड़ दीजिए, आप बालों में कंघा करना छोड़ दीजिए, आप जो है वो ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से चोट लगने का खतरा हो, वो अवॉइड कीजिए। 20 से प्लेटलेट अगर कम होते हैं तो हम डेफिनेटली एडमिट कर लेते हैं पेशेंट को। अच्छा। और उसके बाद ये मैं जो आपको काउंट बता रहा हूँ, ये वेरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिजिशियन डिसाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, वो ब्लीड कर रहा है या जिस्म पर धब्बे पड़ना शुरू हो गए, तो वो अपने लिहाज से डिसाइड कर सकता है। तो ये आप अपने मालिज पे छोड़िए कि वो किस वक्त आपकी एडमिशन कर रहा है। हो सकता है कुछ वार्निंग साइंस भी हो सकती हैं।
सही। और ये जो पपीते के पत्ते और ये जो है एप्पल जूस। अच्छा देखिए, पपीते के पत्ते और एप्पल जूस वगैरह का कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है, बल्कि इनफैक्ट पपीते के पत्तों के बारे में तो मैं स्पेसिफिकली कहूँगा प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। ये वैसे ही मज़ीद डिहाइड्रेशन क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से उल्टियाँ लग जाती हैं। हुँ, हुँ। आप सिंपल पानी, ओआरएस और सिंपल जो है वो फ्रेश जूसेस वगैरह पीजिए। जितना ज़्यादा पानी का इंटेक होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसमें जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए एहतियात होनी चाहिए कि वो लोग जो है वो मीठी चीज़ों से अवॉइड करें। सही, ज़बरदस्त। तो जी एक मिथ जो है वो हमने बर्स्ट किया यहाँ बैठे-बैठे कि जो है वो पपीते के पत्तों से कोई फ़ायदा नहीं है डेंगू फ़ीवर में। हम सबको जो है वो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए और दूसरों को भी इसकी अवेयरनेस जो है वो देनी चाहिए कि फ़ॉल्स मिथ्स की तरफ ना भागें। हमारा सेगमेंट है सेहत हज़ार नेमत, अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उवैस खान साहब जो कि प्रोफ़ेसर और कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। टॉपिक चल रहा है हमारे डेंगू फीवर के हवाले से। आप भी हमें 111-111-107 पे कॉल करके अगर कोई सवाल करना चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 03451104 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क।